अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके अलावा राइबोसोम। तो व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम पे ही आप फोकस करें। एंडोप्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम एक नेटवर्क, एक जाल, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स का एक जाल बना हुआ है जिसको आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पिंक कलर में जो है। तो इसकी इसकी लोकेशन देखें क्या है। बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये कंजक्टिवली अटैच्ड है और ये मेम्ब्रेन वाइडली स्प्रेड इन अपीयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल, यानी हर सेल में इसकी जो अपीयरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये एक सेल के अंदर किसी एक छोटे से कोने में कन्फाइंड है, नहीं, बल्कि ये पूरे सेल में फैला हुआ है। मार्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मटेरियल है, जो आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है, ये वाइट साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से सेपरेट हुआ है छोटी छोटी ट्यूबल मेम्ब्रेन्स के ज़रिए, जिसे आप क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी पर कंपोज्ड ऑफ है, जिसमें इसका अपना मटेरियल मौजूद है। दो तरह का है, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें आप देख सकते हो, इस पर छोटे छोटे ये डॉट्स टाइप राइबोसोम इसके ऊपर अटैच्ड होते हैं। इसी वजह से इसकी जो अपीयरेंस है वो रफ़ अपीयरेंस देता है। तो ये हमारे पास रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम किसकी वजह से है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड ड्यू टू रफ़ अपीयरेंस फ्रॉम दिस राइबोसोम। प्रोटीन की सिंथेसिस में इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री का काम करता है। इसलिए हमने इस टॉपिक में राइबोसोम को भी साथ इंक्लूड किया है। मज़ीद इसमें हम देखेंगे राइबोसोम में कैसे ये प्रोटीन बनाता है। तो जो प्रोटीन बनती है या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर्ड होती है या फिर वो सेल के बाहर एक्सपोर्ट होगी। तो सेल के अंदर वाली जो बनेगी वो भी राइबोसोम्स बनाएंगे और सेल के बाहर जिसने एक्सपोर्ट होना है वो भी राइबोसोम ही बनाएंगे, और उन दोनों में जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी के राइबोसोम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। लिपिड को तोड़ना या लिपिड को उसके छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ड्यूटी है। दूसरा, जितने भी हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स में जो साइड ड्रग्स निकलती हैं उनको ये डिटॉक्सीफाई करता है। डिटॉक्सीफाई मीन कैंसलेशन ऑफ टॉक्सिक इफ़ेक्ट, यानी जो ड्रग्स के मेटाबोलाइट्स या रेजिड्यूज बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स शो करेंगे, ये उनको कैंसिल करेगा। कैसे कैंसिल करेगा, ये आप मज़ीद फिर जब इसका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो उसमें आपको पता चलेगा एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ जब भी कोई एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट होगा, उसकी आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें अटैच करेंगे तो वो उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह का मैकेनिज़्म भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जिसे हम कहते हैं कि डिटॉक्सीफाई कर रहा है। उसके अलावा ये इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में रिस्पॉन्सिबल है। अब मसल सेल्स ने कंट्रैक्ट होना है या नर्व सेल्स ने कंडक्ट करना है कोई मैसेज, तो उस तक इम्पल्स पहुंचाने में किसका रोल होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसके अलावा ये लास्ट वाले जो दो फंक्शंस हैं, ये दोनों के लिए सेम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों ही मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, और उसके अलावा सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट्स देते हैं, सेल को ये सहारा दे रहे होते हैं। यहाँ तक हमारा क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमने इसके साथ इंक्लूड किया एक टॉपिक राइबोसोम। सोम मीन बॉडी, राइबो मीन राइबोसोमल आरएनए, या फिर सिंपल कह लें राइबो न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है। राइबोसोमल आरएनए वो उस पर मुश्तमिल एक बॉडी जिसे आप क्या कहते हैं, राइबोसोम।
1955 में पैलेट नामी साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले सेल के अंदर स्टडी किया। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेल के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। सेल के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर को राइबोसोम कहा जाता है। अब राइबोसोम में यहाँ पे देखिए कंपोजिशन वाज़ी नज़र आ रही है। इसकी दो सब यूनिट हैं, एक छोटी सब यूनिट है और बड़ी सब यूनिट है। ये जो सेंटर में आपको मैसेंजर आरएनए नज़र आ रही है, ये इसका पार्ट नहीं है, जस्ट एक फंक्शनल मैकेनिज़्म से इसकी एक पिक्चर यहाँ पे ली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट मिलकर एक राइबोसोम कंस्ट्रक्ट कर रही हैं और इसका जो डायमीटर है दैट इज़ अबाउट 10 नैनोमीटर। कंपोजिशन नाम से ही जाहिर है कि जो राइबोसोम है उसमें आरएनए और एक प्रोटीन मौजूद होती है। अच्छा स्टूडेंट, आप थोड़ा सा रिकॉल करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स वाला टॉपिक। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें एक ऑर्गेनेली मौजूद है जिसे राइबोसोम कहते हैं। यूकैरियोटिक में भी यही ऑर्गेनेली मौजूद है। ये ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। दोनों टाइप्स ऑफ सेल्स में ये मौजूद होता है, लेकिन थोड़ी बहुत कंपोजिशन का इसमें डिफरेंस है। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, एक तो उनके साइज़ का फ़र्क है कि ये 80 स्वेटबर्ग के हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो अबाउट 70 स्वेटबर्ग के हैं। तो जो हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं इसमें आरएनए और प्रोटीन की बराबर मिकदार है, यानी आप कह सकते हो 50% आरएनए 50% प्रोटीन, जबकि जो प्रोकैरियोटिक हैं उनमें ये कंपोजिशन फ़र्क है। तो राइबोसोम्स की लोकेशन इस पिक्चर में आपको नज़र आ रही है। एंड पर्पल वाला जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके साथ ये राइबोसोम्स अटैच्ड हैं और कुछ राइबोसोम आपको फ्री नज़र आ रहे हैं। तो दोनों ही राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस कि वो प्रोटीन जिन्होंने सेल के अंदर इस्तेमाल होना होता है उन्हें फ्री राइबोसोम्स जो हैं वो बना रहे होते हैं, और ऐसी प्रोटीन जिसने सेल से बाहर इम्पोर्ट होना होता है, बाहर जाना होता है, वो हमारे पास कौन बना रहे होते हैं, जो अटैच्ड हैं ट्यूब्स के साथ। तो ये स्मूथ और रफ़ के साथ अटैच्ड होंगे। तो ये हमारे पास दो इसकी लोकेशन होगी, फ्री और अटैच्ड। राइबोसोम्स की कंपोजिशन जिस तरह मैंने बताई है, दो इसकी सब यूनिट्स हैं। लार्जर सब यूनिट यूकैरियोटिक सेल में 60 स्वेटबर्ग की है और स्मॉलर सब यूनिट 40 स्वेटबर्ग की है, जबकि यही कंपोजिशन अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम के लिए देखें तो उसकी लार्जर सब यूनिट 50 स्वेटबर्ग की होगी और स्मॉलर सब यूनिट 30 स्वेटबर्ग की। अब तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे 60 और 40 को यूकैरियोटिक सेल में, तो 100 आंसर है, लेकिन ये दो सब यूनिट्स आपस में धूसी भी होती हैं और नेट इनका जो अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन के साथ जो नेट इनका वेट निकलता है दैट इज़ 80 स्वेटबर्ग। क्या निकलता है इनका साइज़? 80 स्वेटबर्ग। जबकि प्रोकैरियोटिक जिनमें 50 और 30 आपने अभी बताए हैं लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स को, तो 50 और 30 मिलकर 80, लेकिन वो नेट क्या देंगे? 70 स्वेटबर्ग। अब आपको फाइनली ये बताना है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम 80 स्वेटबर्ग का, जबकि प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है दैट इज़ ऑफ 70 स्वेटबर्ग। उसके बाद दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं जब ये साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में जब ये दोनों अटैच्ड होती हैं तो इनको अटैचमेंट किसको कंट्रोल कौन करती हैं? मैग्नीशियम आयंस जो डाइवैलेंट आयंस हैं। राइबोसोम्स किसके साथ यहाँ पे अटैच्ड आपको नज़र आ रहे हैं? मैसेंजर आरएनए के साथ। तो राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ बड़ी नहीं बल्कि स्मॉलर सब यूनिट के साथ क्या रहते हैं? अटैच्ड रहते हैं। और स्मॉलर सब यूनिट्स पे 3 साइड्स होती हैं, ई साइड, पी साइड और ए साइड। ई फॉर एग्जिट, पी फॉर पेप्टाइड और ए का मतलब होता है अमानो एसाइल साइड। तो ये फर्दर आप प्रोटीन सिंथेसिस में इन साइड्स का हवाला लेंगे। अभी आपने जस्ट बताना है कि स्मॉलर सब यूनिट्स पे ये 3 साइड्स मौजूद हैं। मज़ीद मैं आपको बता दूँ ये 3 साइड किसके लिए होती हैं? ट्रांसफ़र आरएनए की अटैचमेंट के लिए होती हैं। तो राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ते हैं जब ये प्रोटीन बना रहे होते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक मैसेंजर आरएनए के साथ कई राइबोसोम्स अटैच्ड हों वो स्ट्रक्चर पोलीसोम्स कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलीसोम। जितने भी नए राइबोसोम्स हैं बनते कहाँ पे हैं? साइटोप्लाज्म में नहीं बल्कि ये न्यूक्लियस में
और डेंस पोर्शन मौजूद है जिसे आप न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बन रहे होते हैं। अब देखिए, फोकस करो, राइबोसोम किन दो चीज़ों पर मुश्तमिल है? यस, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। तो न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर उसमें इसका कौन सा हिस्सा बनेगा? राइबोसोमल आरएनए। जबकि प्रोटीन तो न्यूक्लियस में नहीं बनती, प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनती है। तो वो प्रोटीन जो राइबोसोम बनाने में इन्वॉल्व है, साइटोप्लाज्म से बनकर न्यूक्लियर पोर से गुजरकर किस में जाएगी? न्यूक्लियस, और वहाँ से फिर न्यूक्लियोलस में। तो इसका मतलब है प्रोटीन सेल न्यूक्लियस से बाहर से इंपोर्ट होकर न्यूक्लियस के अंदर आएगी। अब और क्या बनाएंगी ये राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स? छोटी सब यूनिट भी बन जाएगी न्यूक्लियोलस में, बड़ी सब यूनिट भी बन जाएगी, लेकिन ये दोनों आपस में अटैच्ड नहीं होंगी क्योंकि मैग्नीशियम आयन न्यूक्लियोलस में मौजूद नहीं है, मैग्नीशियम आयन साइटोप्लाज्म में मौजूद है। तो दोनों यूनिट मिलकर जब सेल के न्यूक्लियस के बाहर निकलेंगी तो वहाँ पे मैग्नीशियम आयन इनको आपस में असेंबल करेगा और फिर पूरा राइबोसोम का स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है, जबकि जो न्यूक्लियोलस है वो हमारे पास राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने क्या सीखा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी दो टाइप्स, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन, और उसके अलावा राइबोसोम, इसकी कंपोजिशन और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन इसका फंक्शन। तो उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा।